नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपको सभी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अर्पित शुक्ला सर्च करके आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स को इनरोल कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप कोर्स को देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो आपको पता हो, एक स्थिर विद्युत आवेश है यानी स्टैटिक चार्ज है, तो वो केवल क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर यही गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। अगर वे चार्ज एसिलरेटेड हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए यही लिखा हुआ है, आवेश के कारण यानी स्थिर आवेश है, स्टैटिक चार्ज है, तो उसके कारण केवल विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश है, चार्ज है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होता है। और अगर आवेश यानी चार्ज एसिलरेटेड है, त्वरित है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विकिरण यानी रेडिएशन भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो परिपथ का कौन सा गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है? तो वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारण ही जो है वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो देते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो किसी भी सर्किट में यानी चालक में जो विद्युत धारा क्यों फ्लो होती है, क्योंकि विद्युतीय विभव के कारण उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभव में अंतर होता है, उसके विभव में अंतर होता है, इसी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, किसी भी चालक में, कंडक्टर में विद्युत धारा का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक नेटवर्क में धारा प्रवाह को समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो आपको पता होगा, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, KCL और KVL। जो पहला नियम है KCL, उसमें जो है हम क्या बताया गया है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वो हमारा पहला नियम है, किरचॉफ का नियम। यानी धारा को प्रवाह को समझने के लिए कौन सा नियम जरूरी है, वो है किरचॉफ का नियम। ठीक है, पहला नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है और दूसरा नियम जो है वो क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है, बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध, चूँकि धातु यानी मेटल्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला, बढ़ता है। और बात की जाए अर्धचालक और कुचालक यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन सब का जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब ये है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितनी विद्युत धारा उपयुक्त है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए 9 मिली एम्पियर विद्युत धारा की उपयुक्त है। ठीक है, 9 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। ठीक है, तो मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, वो लगभग होता है
1000 ओम, ठीक है, 1000 ओम। अगर कोई ड्राई मानव है, अगर वो शुष्क मानव शरीर है, उसका अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो वो लगभग कितना आता है, 1000 ओम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर क्या है, 20-20 ओम है। अगर एक ही भुजा पे दोनों छोरों पर पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखिए क्या होगा, तो दो जो 20-20 ओम है वो सीरीज में आ जाएंगे, यानी 40 ओम हो जाएगा, और 40 ओम और 20 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। तो आपको बताए थे कि 2 गुना होता है तो 3 से भाग देते हैं, 20 दूना होता है 40, यानी अब बड़े वाले रेजिस्टेंस में यानी 40 ओम में हमको किससे भाग देना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा डी वाला 40/3 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 ओम के 4 प्रतिरोध एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग के किन्हीं एक भुजा के 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो जो एक वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा पर 10-10 ओम का प्रतिरोध रखा गया है, ठीक है। तो एक ही भुजा पर पूछा गया है क्या होगा उसका कुल प्रतिरोध। तो देखिए 3 तो सीरीज में आ जाएंगे, 3 सीरीज में आ जाएंगे यानी 30 ओम हो जाएगा, और एक जो है 10 ओम पैरेलल में आ जाएगा। तो मतलब 30 ओम और 10 ओम का पैरेलल क्या होगा, तो आपको पता होगा 10 का तिगुना होता है 30, तो मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा, यानी 30/4 यानी 15/2 ओम। हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला 15/2 ओम, क्योंकि वर्ग में 3 जो हैं एक ही भुजा पे पूछा गया है, तो मतलब 3 जो है सीरीज में आ जाएंगे, 30 ओम हो जाएगा, और 30 ओम और 10 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 का तिगुना होता है 30, तो तिगुना होता है तो एक बढ़ा के अपने तरफ से भाग देते हैं बड़े वाले रेजिस्टेंस में, मतलब 30/4 यानी 15/2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन गलत है, हमको ढूंढना है कौन सा इसमें गलत है। तो P = I²R ये भी सही है, P = VI ये भी सही है, P = V²/R ये भी सही है, और डी वाला जो है वो गलत है, P = I²/R ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है गलत दिया है हमारा डी वाला। तो बाकी सब जो हैं ये सही हैं, ये पावर के फार्मूले हैं, P = I²R, P = VI और P = V²/R, ये सभी जो है पावर का फार्मूला है, और ये डी वाला जो है ये पावर का फार्मूला नहीं है, ये गलत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात, इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और XL = होता क्या है, ω/L होता है, ठीक है। ω/L को अगर ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है, ω = होता है 2πf, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2πf, ठीक है, रख देंगे तो XL = क्या हो जाएगा, 2πfL, ठीक है। तो यहाँ से देखिए XL जो है और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आवृत्ति घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी घटेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला होगा, घटेगा, ठीक है। अगर यहीं कैपेसिटर की बात होती या कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात होती तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = क्या होता है, 1/ωc। ओमेगा को अगर 2πf लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, XC = 1/2πfc। यानी यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, यानी आवृत्ति घटने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा, यही संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए ये पहला वाला जो दिया है मिली एम्पियर लेस देन माइक्रो एम्पियर, ये गलत है, और दूसरा वाला दिया है, देखिए दूसरा वाला दिया है एम्पियर लेस देन माइक्रो एम्पियर, ये भी गलत है, और तीसरा दिया है एम्पियर लेस देन मिली एम्पियर, ये भी गलत है, और डी दिया है माइक्रो एम्पियर लेस देन मिली एम्पियर, तो ये सही है। इसमें देखिए जिसके ओर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, और हमको पता है माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁻6 एम्पियर, और मिली एम्पियर मतलब 10⁻⁻³
एम्पियर। तो देखिए जिस पे माइनस अगर 10 टू द पावर है तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ा होता है, यानी -10 टू द पावर 3 बड़ा होगा -10 टू द पावर 6 से। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 किलो ओम का मान क्या होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 2 किलो 1000 से किलो से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 2000 ओम बन जाएगा। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। तो 2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 2000 ओम हो जाएगा। तो यानी 2 किलो ओम का मान क्या होगा, 2000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 2 तरीका है, या तो हम चार्ज को फ्लो करवा दें यानी चार्ज को मूव करवा दें, या चार्ज अगर स्थिर है तो उसके कारण अलग तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यानी अगर चार्ज मूविंग है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिज विद्युत। और अगर चार्ज स्थिर है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब देखिए क्या होता है, जब हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क कपड़े में चले जाते हैं। तो कांच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, यानी कांच जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का जो विद्युत होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारा उत्तर क्या होगा, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप, ठीक है, समांतर में जुड़े हुए हैं, कई लैंप हैं, अगर एक मतलब जल जाए तो क्या होगा, तो अन्य सभी जो हैं जलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।